सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। काफ़ी सिंपल चैप्टर था। प्रीवियस लेक्चर में वी हैव सीन द इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट था, है ना? थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर हमने ये देखा कि कितने सारे पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड, जिसमें हमने वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम डिस्कस किया। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है? जहां पे किसी नेशन के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है। बाई पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम क्या होता है? जहां पे नेशन के अंदर दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी ऑल्टरनेट मैनर में या फिर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन ओनली टू। ठीक है। एंड मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है? जहां पे हर एक पर्सन को अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का राइट होता है एंड हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से, अपनी रीजंस के साथ में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चूज कर सकता है। जहां पे लिमिटेशन ना हो पॉलिटिकल पार्टीज की, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हो। सच थिंग्स वी हैव सीन अर्लियर। फिर हमने ये देखा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या कौन सा टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम बेटर होता है। तो यहां पे हमारा जो आंसर निकला था, दैट वाज मल्टी पार्टी सिस्टम इज बेटर देन द रेस्ट वन। जो कुछ भी बचे हुए हैं उन सब में सबसे अच्छा है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब जहां एक से ज्यादा, मतलब दो या दो से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी एक साथ इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकती है। हमने एक सिचुएशन की बात की कि कई बार ऐसा होता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बिकॉज या तो जो भी लेजिस्लेचर है उनका, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर लोकसभा है। तो अगर वहां पर उन लोगों को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती तो क्या होता है? मल्टी पार्टी सिस्टम में सबसे बेस्ट वे है कि ऐसे में जब क्लियर मेजॉरिटी शो नहीं होती किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेजिस्लेचर में, मतलब लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो ऐसे में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलती है, एक साथ एक जगह पर आती है और वो एक ऐसी गवर्नमेंट बनाती है जो कि मिली जुली सरकार होती है। किसकी? अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की। इसी को हमने कॉलिजन गवर्नमेंट कहा, गठबंधन की सरकार। ओके, सो ये भी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। और ऐसे में क्या हुआ कि जब हमारे सामने इस तरह का एग्जाम्पल आया तो पॉलिटिकल पार्टीज को लगने लगा कि हाँ, हो सकता है ऐसा और भी कई बार हो, और बाद में बहुत खींचातानी होती कि कौन जो एमएलए है वो कौन से साइड में जाएगा। तो इसीलिए ऑलरेडी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थे उन्होंने इस तरह का कॉलिजन बना के रख लिया, अलायंस कहा गया इसे। तो ऑलरेडी दे हैव मेड एन अलायंस, जिसके अंदर एक अलायंस तो था कांग्रेस पार्टी का और एक था भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बीजेपी। इसके अलावा कुछ और भी थे जो कांग्रेस के टूटे हुए हिस्से थे, मतलब कांग्रेस से जो अलग हो गए थे, जिसको हमने लेफ्ट फ्रंट कहा। तो देयर वर नाउ वी हैव द थ्री अलायंसेस। एक का नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कांग्रेस का है। दूसरा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो बीजेपी का है। और ये जो लेफ्ट फ्रंट है इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ठीक है, सो यहां तक हम देख चुके हैं। आज जो डिस्कस करेंगे हम, मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि ये डिस्कस कर लेते हैं, बट आप लोगों ने टाइम नहीं दिया। चलो कोई नहीं, मजाक कर रहा हूं ना। चलो, इसके अंदर क्या डिस्कस करना है हमें आज? हमें डिस्कस करना है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये कितनी होती हैं, कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट इट कुड बी विजिबल। तो यहां पर हमने कहा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये कितने टाइप की होती हैं। नाउ वी कैन सी वी हैव टू टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एक को तो हम कहेंगे नेशनल पार्टी और एक होगा रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टीज। ये रीजनल पार्टी को आप स्टेट पार्टीज भी कह सकते हो। ठीक है, एक तो होता है आपका नेशनल पार्टी, एक होता है स्टेट पार्टी। देखो, नाम से भी कई चीजें क्लियर हो रही है। क्या चीज क्लियर हो रहा है इससे? यहां पर क्लियर हो रहा है कि नेशनल पार्टीज वो होंगी जो नेशनल लेवल पे डील करती होंगी, और रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टीज वो पार्टीज होती होंगी जो स्टेट लेवल पे डील करती है। क्वाइट सिंपल। अच्छा, लेकिन क्या इतना सा ही टर्म है? क्या इतना सा ही डिफरेंस है इन दोनों में कि अगर मैं किसी जगह पर, किसी स्टेट में मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाऊं तो क्या मैं नेशनल लेवल पे, मतलब डायरेक्टली क्या लोकसभा के लिए इलेक्शंस लड़ सकता हूं? और अगर नहीं तो क्यों नहीं? इसके पीछे का कारण क्या है कि मुझे अलाउ नहीं किया जाएगा कि मैं डायरेक्टली नेशनल लेवल पे जाके इलेक्शंस लड़ूं या लोकसभा के लिए इलेक्शंस लड़ूं? तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहां पे कि ये नेशनल पार्टीज क्या हैं। ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ऐसा अलाउ क्यों नहीं किया जाता। चलिए देखिए, पहले तो ये समझे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो रीजनल है चाहे नेशनल है, उसको रजिस्टर करना होगा अपने आप को इलेक्शन कमीशन के पास।
इंडिया के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है वो एक तरीके की इंडिपेंडेंट बॉडी है विच एक्चुअली कंसीडर कि किस पर्सन को अलाउ करना है या इलेक्शन करवाने हैं तो किसके करवाने हैं, कब कराने हैं, क्या इनकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कैंडिडेट की भी और उस पोस्ट के लिए भी। ठीक है, तो द इलेक्शन कमीशन इज द इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर बॉडी विच इज एक्चुअली हैविंग दिस टास्क के नेशन के अंदर इलेक्शंस होने हैं जो पोस्ट ऑलरेडी डिसाइडेड है। ठीक है, उन सब के लिए। तो हम जो भी पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कल मैं गया और इलेक्शंस होने थे तो मैंने अपना नाम भी दे दिया कि मैं भी चुनाव में खड़ा हो रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपने आप को पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन में। देन इलेक्शन कमीशन हमें क्या करेगा, जब ये इलेक्शन कमीशन है ये सारी पार्टीज को इक्वली ट्रीट करता है और हमें कुछ स्पेशल फैसिलिटीज भी देता है। किसको? स्पेशली उन लोगों को जो लार्ज पार्टीज हैं या पहले से ऑलरेडी एस्टेब्लिश पार्टीज हैं। जैसे दीज पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल, इन सभी को एक यूनिक सिंबल दिया जाएगा जिसको हम कहते हैं आपका इलेक्शन सिंबल या फिर चुनाव चिन्ह। ठीक है, इसके बाद में ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल। सोचिए मैं XYZ किसी पार्टी से खड़ा हुआ लेकिन ये जो पार्टी थी ये पहले से रजिस्टर नहीं थी। सो पहले तो मुझे इलेक्शन कमीशन में इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। जब हम रजिस्टर हो जाएंगे तो हमें एक कोई भी सिंबल मिल जाएगा, तो कोई भी जब सिंबल मिलेगा तो वो सिंबल एक तरीके से हमारी पहचान होगी। अच्छा, ये सिंबल सिस्टम होता क्यों है? देखिए, जब हमारे देश के अंदर बहुत सारे, मतलब मैं थोड़ा पहले जाऊं तो हमें पता चलेगा कि उस टाइम पर हमारे यहाँ लिटरेसी रेट ज़्यादा नहीं थी। अप्रॉक्स आज़ादी के टाइम पर हम 17-18% ही लोग थे जो लिटरेट थे। इसके बाद में धीरे धीरे जब चीज़ें समझ में आने लगी, लोगों को इलेक्शंस का मतलब समझ में आने लगा और इसके अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा, तो यहाँ पर मुश्किल होती थी कि वो किसको वोट दें क्योंकि नाम पढ़ना आता नहीं था। तो ऐसे में ये सिंबलाइज किया गया, सिंबल्स वहाँ पे चलाए गए। ठीक है, याद करो, अगर आप क्लास 9th में देखेंगे तो 9th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन भी पढ़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी पढ़ा। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर बहुत सारे लोगों को उसमें पढ़ा था ना हमने, सिंबल्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन में सिंबल्स पढ़ा था। उसका मतलब क्या था कि जिन लोगों को समझ में नहीं आता था कि क्या चीज़ें, वो सिंबल्स के थ्रू जज करते थे कि क्या कहना चाह रहा है। ऐसे ही आइडियोलॉजिकल थिंकिंग थी, आइडियोलॉजीज जज कर सकते थे लोग, सिंबल्स पहचान सकते थे, नाम नहीं पढ़ सकते थे, तो सिंबल्स का होना ज़रूरी था। और एक यूनिकनेस भी मिल जाती है, इसलिए भी सिंबल्स दिए जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑफिशियल कैंडिडेट जो उस पार्टी का होता है, दे कैन यूज दैट सिंबल। द नेक्स्ट थिंग इज, जो पार्टीज होती हैं, पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पज, दैट्स वाई दीज पार्टीज कॉल्ड द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छी बात है, देखें इसको दोबारा समझो एक बार। यहां पर मैंने आपको कहा इलेक्शन कमीशन के पास आपने अपने आप को रजिस्टर किया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो निर्दलीय होंगे, सुना होगा ना तुमने, निर्दलीय, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, वो उसको फिर अलग कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, ऐसे में जो बिल्कुल ही सेपरेट हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो उनको फिर अलग रखा जाएगा। उनके लिए कुछ आम तौर पे जो सिंबल्स लिए जाते हैं, कुछ भी दे दिया, जैसे ठीक है बलून दे दिया, सिलेंडर दे दिया, शू दे दिया, कुछ भी दिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑप्शंस देगी आपको कि भैया इनमें से आप चूज कर लो इफ यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड पार्टी। ठीक है, तो पहले तो अपने आप को इलेक्शन कमीशन के अंडर में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उस रजिस्ट्रेशन के बाद में अगर इलेक्शन कमीशन आपको परमिट करता है तो यू कैन बी कंसिडर एज रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। अब ये रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी क्या है? बहुत ही सिंपल है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है विथ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अच्छा, इलेक्शन कमीशन नेशनल लेवल पे काम करता है, इलेक्शन कमीशन स्टेट लेवल पे भी काम करता है, लेकिन वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि इलेक्शन कमीशन का एक ब्रांच होता है। ठीक है, तो नेशनल लेवल पे तो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा होता है और हर रीजनल लेवल पे काम कर रहा होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्या यहां तक आपको क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ज़्यादा टफ है नहीं, तो दिमाग अपने को ज़्यादा इसमें खराब करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पहले तो मैं उस क्वेश्चन का जवाब देता हूं, फिर इसको समझाना शुरू करूंगा। क्या क्वेश्चन था मेरा क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों होता है कि हर किसी को अलाउ नहीं किया जाता कि आप सेंट्रल लेवल पे जाके इलेक्शन लड़ो। ठीक है, मैं क्योंकि नेशनल पार्टी पढ़ा रहा हूं तो उसके पहले मुझे ज़रूरी है ये क्लासिफिकेशन कर देना कि स्टेट पार्टी क्या होगा और नेशनल पार्टी क्या होगा, और इलेक्शन कमीशन ने ऐसा अलाउ क्यों नहीं किया। देखो, वैसे तो तुम जानते होंगे ये बात,
नहीं जानते हो तो समझना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जब इलेक्शंस में जो अननेसेसरी पार्टिसिपेट करते हैं, उनका राजनीति से कोई लिंक नहीं होता और उनका इंटेंशन भी देश की सेवा करना नहीं होता, बट क्योंकि वो इलेक्शन में आते हैं जस्ट टू हैविंग द मनी या फिर हैविंग द पावर, ठीक है, सोशल पावर लेने के लिए वो सोसाइटी में आते हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ये बात जानता है कि अगर कोई ऐसे कैंडिडेट को हमने अलाउ किया जो नेशनल लेवल पे जाके इलेक्शंस लड़ेगा, तो जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनके सामने एक अननेसेसरी का कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। समझें कि अगर हमें टोटल वोट देना है 545 सीट्स पर और 25 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अननेसेसरी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, तो और अननेसेसरी पार्टिसिपेट करने के कारण ये जीत गए जिनका कोई लिंक नहीं था, लेकिन इनके एरियाज में इनका थोड़ा पावर था, सो दैट दे हैव वॉन द सीट्स। तो ऐसे में इनके सामने अननेसेसरी का कंपटीशन क्रिएट हो गया, और ये जो कंपटीशन है ये एथिकल नहीं है। इन्होंने अपने पावर के दम पे ये चीज गेन की, ना कि सोसाइटी को ग्रो करने के लिए। तो हर किसी को ऐसा अलाउ नहीं किया जा सकता। पहले ये कहा जाता है भैया तुम प्रूव करो कि हाँ आप कैपेबल हो और वास्तव में जनता आपको चाहती है, तो पहले इनको प्रूव करना पड़ेगा। और प्रूव कैसे करेंगे? दे नीड टू बी द रीजनल पार्टीज फर्स्ट। या तो आप रीजनल पार्टी बन के आए पहले, और अगर रीजनल भी नहीं आते तो 2 शर्तें हैं, उन 2 शर्तों को आपको मानना पड़ेगा। बाय दैट यू कैन बी अ नेशनल पार्टी, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन हर किसी को अलाउ इसलिए नहीं करता इन शॉर्ट, क्योंकि वो अननेसेसरी का ये रिस्क नहीं ले सकते कि अनएथिकल मैनर में कोई व्यक्ति जीत के सेंट्रल लेवल पे पहुंचे, या फिर अपनी पावर के दम पे इलेक्शन जीत करके सेंट्रल लेवल पे पहुंचे और एक फेक और अननेसेसरी का कंपटीशन झेलना पड़े उन पार्टीज को जो वास्तव में देश की सेवा में हैं। अब ये बात तो होगी किताब की, बट इसको मैं पर्सनली तुम्हें समझाऊं तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैक्सिमम लोग होते हैं जो कांग्रेस पार्टी नहीं कहूँगा या बीजेपी भी नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज में सिर्फ आते ही इसलिए हैं सो दैट दे विल हैव द पावर, मनी उनको मिले और पावर उनके पास आए। इलेक्शंस का बेसिक सा हमारे यहाँ फंडा जो बन चुका है वो ये है कि लोगों को अगर पावर गेन करना है तो दे विल कम इन इलेक्शंस, ओके, और दे विल कंटेस्ट द इलेक्शंस एंड दे विल मे बी पॉसिबल दे विल विन। और ऐसे में मेन इंटेंशन उनका देश सेवा नहीं होता, उनका मेन इंटेंशन होता है पैसा कमाना, नाम कमाना और पावर गेन करना। सो यहाँ पर जो मेरे को बात समझानी है आपको, दैट इज कि नेशनल पार्टीज इंडिया के अंदर कौन सी है, कैसे कोई नेशनल पार्टी बन सकता है, और अभी तक कितनी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये समझें कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है तो व्हाट थिंग्स दे नीड टू, और व्हाट terms conditions are there to be a part of or to be considered as a national party. Okay, so एक पॉलिटिकल पार्टी, ये अच्छे सुनना भाई, जो सिक्योर करती हो एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स कास्ट। जितने भी इलेक्शंस के अंदर जितने भी वोट हुए हैं, जैसे देखिए मैं बात कर रहा हूं लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर कितनी वोटिंग हुई, मैंने कहा कि 50,000 वोटिंग हुई, ठीक है। तो कम से कम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक शर्त, पहली शर्त तो यह है कम से कम 6% तो टोटल वोट इनके पास में आने जरूरी है। टोटल वोट्स के कम से कम 6% तो वोट्स इनके फेवर में होने चाहिए। अब लोकसभा के जो वोट हैं वो तो पूरे इंडिया में होंगे, लोकसभा के लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो तो पूरे इंडिया में होंगे, तो पूरे इंडिया में किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 6% वोट्स तो मिलने जरूरी हैं। पहली शर्त तो हो गई, समझ में आ गई। अगर ये शर्त पूरी नहीं होती तो इसके अलावा एक शर्त और है, ठीक है। देखिए इसने कहा पहली चीज तो कि टोटल जो लोकसभा के अंदर वोट हुए उसका 6% एटलीस्ट आपको मिलना चाहिए। अगर आपको मिला है तो पहली शर्त आप पूरी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये पूरा नहीं कर पा रहे तो इसका एक ऑल्टरनेटिव है। इसने कहा कि देश में जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं, भाई टोटल स्टेट्स कितने, 28, और इन 28 स्टेट्स में अगर इलेक्शंस हो रहे हैं स्टेट असेंबलीज के, लेजिस्लेटिव असेंबलीज को कहते हैं, विधानसभा जिसको कहते हैं, जिसके थ्रू हम सीएम को चुनते हैं, उसके अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ऐसे लगभग 4, एटलीस्ट 4 स्टेट्स में, ऐसे लगभग 4 स्टेट्स में टोटल जो वोट होंगे, कम से कम 4 स्टेट्स में जो टोटल वोट होंगे उसका कम से कम 6%, ठीक है। बात समझने वाली है।
अच्छे से सुनना, हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, बट कंफ्यूजन क्रिएट होना ही नहीं चाहिए। दोबारा से समझा रहा हूं, एक बार अच्छे से समझे, ठीक है? क्योंकि ये कंसेप्ट कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे इसको ओवरलैप कर जाते हैं। देखो, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो उसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी जरूरी है। द फर्स्ट कंडीशन, दो शर्तें हैं, दो में से पहली कंडीशन है कि या तो आप टोटल जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए पूरे भारत में होंगे, तो जो पूरे भारत में लोकसभा के इलेक्शंस हुए उसमें जितने भी वोट डले, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 50,000 वोट डले या 5 लाख वोट डले, तो टोटल जो भी वोट डला है उसका कम से कम 6%, एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है, कम से कम 6% वोट आपके खाते में आने चाहिए अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं तो। पहला समझ में आ गया? चलो, अगर आप ये शर्त पूरी नहीं कर पा रहे, तुमने बोला कि भैया हम तो नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज ही नहीं है, हम तो स्टेट लेवल पे रिकॉग्नाइज है, तो इसी शर्त का एक ऑल्टरनेटिव है। शर्त पहली ही चल रही है, तो या तो आप लोकसभा के टोटल वोट्स का 6% ले लो, या फिर पूरे भारत में जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट में से, उन सभी स्टेट्स में से कम 4 स्टेट्स में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं उन लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में 6% ले लो। देखो, कई बार क्या होता है, आप इतने बड़ी पार्टी नहीं है कि आप नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किए जाएं, ठीक है, और उनका क्या होगा जो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ऐसे में तो पहली बार में तो जा ही नहीं सकते ना इसमें, इसीलिए मौका दिया कि स्टेट में भी जो पहले से काम कर रहे हैं उनके पास में भी चांसेस हो। तो उसके लिए क्या कहा उन्होंने, कहा कि पूरे भारत में से जितने भी स्टेट, मतलब 28 स्टेट्स हैं, तो उन स्टेट में से कम 4 स्टेट के जो इलेक्शंस हुए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनमें आपको कम से कम 6% मिलनी चाहिए सीट्स। या तो लोकसभा के अंदर ले लो 6%, या स्टेट्स के ले लो, कम से कम 4 स्टेट में टोटल 6% ले लो, ठीक है। मैंने कहा पहले स्टेट के अंदर हुए 10,000 वोट, दूसरे स्टेट के अंदर हुए 10,000 वोट, तीसरे स्टेट के अंदर हुए 10,000 वोट, चौथे स्टेट के अंदर हुए 10,000 वोट, ठीक है। हालांकि इससे बहुत ज्यादा होंगे, तो मैंने कहा टोटल हो गए 40,000 वोट, तो कम से कम इन 40,000 वोट का 6% होना चाहिए आपके खाते में। यह है पहली शर्त। ये दोनों एक ही थी, इसको दो मत बोलना क्योंकि इनके बीच में क्या लगा हुआ है, और, ठीक है। या तो ये पूरा करो या फिर ये पूरा करो, दिस इज फर्स्ट टर्म। द सेकेंड थिंग, ये पूरा करने के साथ साथ आप जब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो यू मस्ट विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, ठीक है। टोटल तो 6% वोट लेकर आओ। दूसरा, कम से कम आपको 4 सीट जीतनी पड़ेगी लोकसभा के अंदर, तब जाकर के यू कैन बी कंसिडर्ड एज नेशनल पार्टी। इज इट क्लियर? मेरे हिसाब से तो कोई तकलीफ तुम्हें आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर इसके बाद इसने कहा कि अभी तक अगर हम देखें तो 2021 के अंदर अगर अपन बात करें तो लगभग 8 पॉलिटिकल पार्टीज आ गई हैं नेशनल लेवल पे, और 2017 के हिसाब से मैं बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके 7 है। और अगर आपके पास में एनसीईआरटी की पुरानी टेक्स्ट बुक है तो उसके हिसाब से 2012 का या 2014 का, या मैं शॉर्ट में कहूं तो 2016 से पहले तक का कोई भी एडिशन, उसमें आपको 6 पॉलिटिकल पार्टी बताई गई होगी जो नेशनल पार्टी है। 2016 के लास्ट में और 2017 की शुरुआत में कंसिडर किया गया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, जो टीएनसी है, तृणमूल कांग्रेस है, उसको एक और नई रजिस्टर्ड नेशनल पार्टी के तौर पर उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। चलिए, सो वी मस्ट हैव नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द 7 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज विच एक्चुअली आर द नेशनल पार्टीज। उनसे जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज, उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वी विल डिस्कस टुडे। सबसे पहले बात करेंगे हम कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी तुम जानते हो, ठीक है, आज़ादी के पहले से एग्जिस्टेंस में है, 1885 इनफैक्ट 1885 से वो एग्जिस्टेंस में है। और ऐसे में आज तक कांग्रेस पार्टी का जो नाम है वो आप शायद हर बच्चा जानता होगा। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, ये 2 पॉलिटिकल पार्टी तो हर कोई जानता होगा। ऐसा क्यों है, क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशंस थे, एंड हाउ वी आर एक्चुअली डीलिंग इट, हम उसको डील कैसे कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, और इसकी विशेषताएं क्या हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए करें शुरू। चलो, सबसे पहली चीज, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का
सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहा भैया? सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे पहली चीज तो सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1885 में। इसको तो बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है, नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर आपने चिल्ला चिल्ला के इसके बारे में बताया। जो ए.ओ. हमे हैं, ए.ओ. हमे कौन थे? एलन ऑक्टेविन हमे। इन्होंने एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की शुरुआत की। कब की थी? 1885 में। ये कौन थे बेटा? इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन नेशनल यूनियन के फाउंडर थे। आगे चल के इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल गया और उसका नाम हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये कौन थे बेटा? एक तरीके आप ये मान लो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रिटायर्ड एक सिविल सर्वेंट थे, जिन्होंने हमारी इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कम्युनिटी और जो ब्रिटिश कम्युनिटी है उसके बीच में एक तरीके का पीसफुल को एग्जिस्टेंस लाने की कोशिश की थी। गॉट इट? चलिए, तो एलन ऑक्टेविन हमे जो थे उन्होंने शुरुआत की, आगे चल के इंडियन लीडर्स इसमें जुड़ गए, इसका नाम बदल दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सारी चीजें ऑलरेडी यू हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, और क्या हुआ? हमेशा से जो कांग्रेस पार्टी रही, इसका इंडियन पॉलिटिक्स में डोमिनेशन रहा, चाहे हम नेशनल लेवल पे बात करें चाहे स्टेट लेवल पे बात करें। हमेशा सेवरल डिकेड्स they have the you can say the monopoly in elections. okay, इनका डोमिनेशन रहा, चाहे नेशनल स्टेट लोकसभा इलेक्शंस हों चाहे स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस हों, इनको कोई टक्कर देने वाला ही नहीं था। इंडिपेंडेंस की बात करें चाहे इंडिपेंडेंस के पहले की बात करें, इंडिया का जो इंडिपेंडेंस था उसके पहले तक तुम जानते हो इंडिपेंडेंस दिलाने में कांग्रेस पार्टी का ही रोल था। ठीक है, और उसके बाद से जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने देश की कमान संभाली और मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एस्टेब्लिश करने की कोशिश की इंडिया में। ये क्या था? मॉडर्न का मतलब आज के समय के हिसाब से, सेक्युलर का मतलब जहां कोई धर्म बीच में ना आता हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब डेमोक्रेसी इन शॉर्ट। इस तरह का इन्होंने सेटअप लाने की यहाँ कोशिश की और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। हालांकि कामयाब इसलिए भी रहे क्योंकि सो कॉल्ड हमारे यहाँ पे रिलीजियस सेक्युलरिज्म आ गया था। हालांकि हमारे यहाँ से जो मुस्लिम्स थे उन लोग मतलब वो हमारे यहाँ से सेपरेट हो गए थे, कहीं ना कहीं थोड़े से जो रूल्स थे इनके गलत थे। आगे चल के अगर मैं इस बात को थोड़ा सा और आपको कन्वे करने की कोशिश करूं तो इनका पावर इतना था कि 1977 तक इसी पॉलिटिकल पार्टी का रूल रहा ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, इसके बाद में एक गैप आया और 1980 से लेकर 89 के बीच में फिर इनके पास में पावर आया। उसके बाद में थोड़ा सा वापस क्लैशेस हुए। आफ्टर 1989 इनको सपोर्ट मिलना बंद हो गया। अब यहां से शुरुआत होती है एक बार फिर से, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो जो कॉलिजन गवर्नमेंट है, वो यहां आई और इनको एक तरीके से कंपटीशन दिया। ठीक है, बट इन्होंने फिर उस टाइम तक कॉलिजन कर लिया। आप आगे देखो फिर क्या होता है। यहां पे एक सेंट्रलिस्ट पार्टी के तौर पर देखें हम तो यहां पे राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट, ये जो दो अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं उनसे ये बिल्कुल अलग थे। ये हमेशा फॉलो करते थे सेक्युलरिज्म को। इनकी आइडियोलॉजीज अलग थी। क्या थी आइडियोलॉजीज? वी विल डिस्कस अपकमिंग लेक्चर्स में, देखेंगे हम। और आगे चल के क्योंकि इनका हमेशा से फोकस रहा कि आप कुछ अचीव कर पाओ नहीं कर पाओ, देश को हमेशा यूनाइट रखें और इंटीग्रेट करके रखें। देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बनी रहनी चाहिए, सेक्युलरिज्म भी साथ में होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होना चाहिए, सिस्टम ऐसा रहे जहां पे सबको इक्वलिटी महसूस हो। ये सारा सब कुछ इनका आइडियोलॉजी था। किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। किताबों में है। ठीक है, सारा चीज़ें पढ़ना है हमें ऐसे ही। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तो हालांकि सारे पॉलिटिशियंस, सारे जितने भी लोग हैं सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर आइडियोलॉजी की बात करेंगे तो उन्होंने इसी तरीके से इन सब चीज़ों को फॉलो अप किया है। इनका जो मेन एम था वो था आप एजुकेशन को बढ़ाओ, आपके रिलीजन, आपके कल्चरल राइट को प्रमोट करो और जो भी सोसाइटी में वीकर सेक्शन है इनको या माइनॉरिटी जो है उनके वेलफेयर के लिए काम करो। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की आइडियोलॉजी को हाईलाइट करें तो सच थिंग्स यू राइट इट डाउन इन द आंसर, ओके, एंड दैट वुड बी गुड। अच्छा रहेगा जब आप ये बताएंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कंसेप्ट क्या था, व्हाई दे हैव कम और टुक पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस। तो उनका पीछे रीजन यही है कि एजुकेशन को प्रमोट करना, रिलीजियस और कल्चरल राइट्स को देना लोगों को, वीकर सेक्शन को सपोर्ट करना, माइनॉरिटी ग्रुप को सपोर्ट करना, उनके वेलफेयर के लिए काम करना, या फिर आप ये भी कह सकते हैं देश के इंटीग्रिटी और जो यूनिटी है उसको बनाए रखने का मेन इंटेंशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का।
कांग्रेस पार्टी ने हमेशा नए इकोनॉमिक रिफॉर्मेशंस की बात की। इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशंस याद कीजिए 1992 का जब ग्लोबलाइजेशन हमने पढ़ा चैप्टर, तो उसमें मैंने आपको बताया था कांग्रेस पार्टी ने अलाउ किया कि अब भाई डिमांड है, टाइम की डिमांड है, आपको बदलना पड़ेगा अपने आप को। तो उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे? मनमोहन सिंह जी। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी नहीं थे, वो तो फिनेंस मिनिस्टर थे। तो मनमोहन सिंह जी ने क्या किया? मनमोहन सिंह जी ने इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन किया। क्या कहा गया उन्हें? द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। कौन थे? मनमोहन सिंह जी। उस टाइम पर क्या थे? फिनेंस मिनिस्टर। उन्होंने अडॉप्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट किसी की थी? अल्टीमेटली कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो दे हैव डन सच थिंग्स एज वेल। अगर हम इसको थोड़ा सा और समझें तो कांग्रेस पार्टी का हमेशा से कंसेप्ट रहा कि वो पंचशील का जो सिद्धांत है उसको फॉलो करती है। पंचशील का सिद्धांत आपने कई जगह पर इसके बारे में पढ़ा होगा। आपने गांधी जी को भी पढ़ा है अगर, तो गांधी जी के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी फॉलोवर थे पंचशील के। क्या होता है ये पंचशील? यहाँ पे लिखी हुई है कई सारी चीजें। 5 बेसिक चीजें हैं। द फर्स्ट थिंग इज, आप किसी भी, आप देखिए खुद हमेशा एक दूसरे की टेरिटरीज का आप मतलब रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की टेरिटरीज की आप रेस्पेक्ट करेंगे। मैं स्टेट टू स्टेट भी बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल अफेयर्स में भी बात कर रहा हूं। आप एक दूसरे की टेरिटरीज का रेस्पेक्ट करेंगे। दूसरी चीज, किसी की भी टेरिटरी छीनने की आप कोशिश नहीं करेंगे। सॉवरेनिटी का मतलब होता है व्हेन यू विल नॉट हैविंग एनी एक्सटर्नल पावर ओवर यू, कि आप किसी बाहरी दबाव के अंदर नहीं है, आप पे कोई बाहरी रूल नहीं है, ठीक है। तो यू आर सॉवरेन एंड यू आर फॉलोइंग और हैविंग योर इंटीग्रिटी, यूनिटी, ठीक है, पहली चीज। तो यहां पर एक दूसरे का रेस्पेक्ट करो, एक दूसरे की टेरिटरी को फ्री रहने दो, उनको अपने हिसाब से काम करने दो, अननेसेसरी किसी को जीतोगे नहीं, किसी को रूल नहीं करोगे, पहला। दूसरा, आप कभी भी एग्रेशन नहीं लेकर आएंगे अपने एक्शंस में। एक्शंस में एग्रेशन का मतलब आप किसी को डराएंगे धमकाएंगे नहीं, किसी की टेरिटरी नहीं छीनेंगे, युद्ध वुद्ध नहीं करेंगे फालतू के, ठीक है। तो एग्रेशन नहीं होना चाहिए, पहला। क्या? रेस्पेक्ट करो। दूसरा क्या? एग्रेशन नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, किसी के जाति मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। यू विल नॉट पुट योर लेग्स इनटू एनी इंटरनल अफेयर्स ऑफ समवन। किसी के आप पर्सनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। चाइना के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आप जाके अननेसेसरी टीज करो उनको। हालांकि हमने किया था, कब किया था? जब तिब्बत का मुद्दा हुआ था चाइना के साथ। चाइना अननेसेसरी तिब्बत के लोगों को परेशान कर रहे थे, हमने उन लोगों को आने दिया हमारे देश में, उन्होंने हमसे परमिशन मांगी थी, हमने आने दिया, चाइना मतलब गुस्सा हो गया हमसे, और फिर हमारी लड़ाई हो गई 1962 में चाइना के साथ। तो ऐसे में हमने कहा कि हम तुम्हारे मुद्दों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन हमने देखो यहाँ इंटरफेयर नहीं किया। हमने क्या किया? हमने उनको लोगों को अलाउ किया दैट यू कैन कम हियर, ठीक है, आप आ सकते हैं यहाँ पे, बट उल्टा पड़ गया पासा, क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहां पर हमने कहा कि वी विल ऑलवेज गिव द इक्वालिटी, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज, इक्वालिटी इन एजुकेशन, इक्वालिटी इन एनी जॉब, किसी भी चीज में किसी भी तरीके का हम डिस्क्रिमिनेशन वी विल नॉट डू और वी विल नॉट बियर, ठीक है। हम साथ ही साथ फॉलो द म्यूचुअल बेनिफिट पॉलिसी, हम सबको हमेशा एक दूसरे की भलाई का काम करेंगे, एक दूसरे को हमेशा इक्वालिटी से देखेंगे, ट्रीट करेंगे। हर तरीके का जिस भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन इफ सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है उसको हम कभी भी नहीं आने देंगे। तो दैट वाज द फोर्थ वन। द लास्ट वन कि भैया जिए और जीते हैं और जीने देते हैं, जियो और जीने दो की जो पॉलिसी थी उसको भी फॉलो किया गया कांग्रेस पार्टी के थ्रू। दीज वर द रीजंस जो मिलकर के 5 या पंचशील के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, ये चीज बनाते हैं कौन? कांग्रेस पार्टी के ये 5 प्रिंसिपल्स। हालांकि देखा जाए तो पूरे हद तक, कई हद तक आप कह सकते हो कि ये फॉलो अप नहीं किए जाते, बट फिर भी पंचशील के सिद्धांत फॉलो किए जाते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है, तो तुम्हें लिखना है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। चलो समझने की कोशिश करो एक बार फिर से कि एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे, टेरिटरी की जो इंटीग्रिटी है और सॉवरेनिटी उसको बनाए रखेंगे, हम एग्रेशन नहीं लेकर आएंगे अपने एक्शंस में, हम किसी के भी पर्सनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप लोग भी फॉलो कर सकते हो ना इन चीजों को, अच्छा रहेगा आपके लिए भी। गांधी जी भी करते थे, तुम भी करना चाहिए तुम्हें भी, ठीक है। इक्वालिटी रखेंगे आप, म्यूचुअल बेनिफिट्स पे काम करेंगे, साथ ही साथ हमेशा जिए हम भी जिए तुम भी, इस तरह का आपका कंसेप्ट होना चाहिए। ऐसा कुछ आपको भी दिमाग में रखना है। तो कांग्रेस पार्टी यही मान के चलती थी। अगर हम आगे चल के बात करें तो ये याद रखें कि कांग्रेस पार्टी ने केवल सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे इलेक्शंस नहीं जीते। जब बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स की, तो मेजर अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
मेजर अमेंडमेंट है 73rd एंड 74th, जिसमें हमने लोकल गवर्नमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया। तो कांग्रेस पार्टी ने वहां पर भी अपने झंडे गाड़े। 73rd रिलेट करता है पंचायती राज से, एंड जो 74th है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड कर है, आपके मतलब टाउन से रिलेटेड है, और ये लोकल गवर्नमेंट एंड विलेजेस इससे रिलेटेड है। तो वहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने अपना जो परचम था वो लहराया। ठीक है, काफी भारी वर्ड हो गया, चलो कोई बात नहीं, फिर भी झेल लेना। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने आप को रिफॉर्म करने की कोशिश की, हमेशा नई नई पॉलिसीज बनाई, नए नए आइडियाज लेकर आए वो। ठीक है, साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, बिग इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, दे हैव आल्सो इंट्रोड्यूस्ड जस्ट टू इरिडिकेट और रिमूवल द अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द कंट्री। ठीक है, देश से इन सब चीज़ों को हटाने के लिए इन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को इंट्रोड्यूस किया, साथ ही साथ स्मॉल स्केल बिजनेसेस को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी इन द ईयर 2004 में 145 सीट्स के साथ। हालांकि उसके बाद में 2004 के बाद में लगातार 2 साल तक ये लोकसभा के 2 बार, मतलब 2 साल नहीं 2 बार, 2 अलग अलग सेशन, लगभग 10 साल तक ये रहे सेंट्रल लेवल पे देश चलाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पर मनमोहन सिंह जी रहे। ठीक है, इसके बाद आ जाती है आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी, या जिसको आप यूपीए कह सकते हो, यूपीए की गवर्नमेंट आई। यूपीए की गवर्नमेंट भी लगातार अभी 10वां उनका मतलब सेकंड इनका सेशन चल रहा है। 2014 में पहली बार आए और फिर 2019 में, तो ये 2024 तक लगभग ये रहेंगे। ठीक है, तो हालांकि इसके बाद में जब ये 2019 के इलेक्शंस हुए, तो हम क्योंकि लेटेस्ट डेटा के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो इनको बहुत ही कम सीट्स मिली। किसको? कांग्रेस को, लगभग 52 सीट्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये कांग्रेस हमने पढ़ लिया। अच्छा, एक चीज पहले मैं क्लियर कर देता हूं सभी बच्चों को, इन सब चीजों को सुनकर के, क्योंकि जो किताबों में आपको बताई जा रही है, इन सब चीजों को सुनकर के आपको ये नहीं करना है कि जैसे टीचर ने आपको बताया तो यू आर एक्चुअली फॉलोइंग दैट थिंग्स, कि हाँ ये तो इस तरह के आइडियोलॉजी वाले हैं। हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं जिससे कि हम खुद अपनी आइडियोलॉजीज, खुद के थॉट्स लेकर आ सकें, हम सही और गलत को जज कर सकें। मैं आपको कांग्रेस पढ़ा रहा हूं तो आप ये ना समझें कि कांग्रेस अच्छी है कि बुरी है। मैं आपको बीजेपी भी पढ़ाऊंगा और ऐसी आपको टोटल 7 नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पढ़ाऊंगा। उन सब की आइडियोलॉजीज क्या है एंड हाउ दे आर वर्किंग, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। उनको बनाने का पीछे कंसेप्ट और उनके काम करने का तरीका, दीज 2 डिफरेंट थिंग्स आर देयर। उन्हीं चीजों को आपको स्टडी करना है और उससे ही अपने थॉट्स को आपको क्रिएट करना है। उससे आपको खुद को ये जानना है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, बिकॉज यू आर द नेक्स्ट सोसाइटी क्रिएटर्स। आप आगे चल के सोसाइटी बनाने वाले हैं। यू आर गोइंग टू गिव द वोट्स इन 2024। आप 2024 के अंदर जाकर के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, वोट देंगे एक्चुअली। और हो सकता है आप में से भी कोई प्राइम मिनिस्टर निकल जाए, हो सकता है प्रेसिडेंट निकल जाए, एमएलए एमपी तो बहुत छोटी बात है तुम लोगों के लिए। लेकिन बात समझें, इन सभी चीजों को आपको पढ़ना है इस हिसाब से कि उनका आइडियोलॉजी क्या था, बट हाउ दे आर वर्किंग दिस इज जस्ट अपोजिट थिंग। वो काम कैसे कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग चीज है। और ये चीज भी बता देता हूं, ना तो मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूं और ना बीजेपी का। कहीं ऐसा समझो कि मैं बीजेपी को या कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहा हूं या प्रेज कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा हमारे सामने कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको आप मार्क्सिस्ट के तौर पर भी देख सकते हैं। एक और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये मार्क्सिज्म को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, ये भी सीपीआई है, ये भी सीपीआई है, बट वो सीपीआई एम कहलाएगी। एक है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अब याद रखना, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वो कांग्रेस वाली है, हाथ वाली है, और ये घड़ी वाली है। ठीक है, इसका जो पॉलिटिकल सिंबल है वो घड़ी का है। और यहां पर है फिर आपका ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये भी कांग्रेस का ही टूटा हुआ हिस्सा है, लेकिन ये कांग्रेस नहीं है। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी। ऐसे बड़े बड़े फ्लैग लगाए हैं मैंने जिससे तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट आ सके। चलो देखो, ये पॉलिटिकल सिंबल्स जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं, क्यों बड़ा सा दिखाया आपको? एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है, तो तुम्हें एटलीस्ट ये 7 का तो पता होना चाहिए। दिस वाज द रीजन कि मैंने आपके इस पीपीटी के अंदर इन सब चीजों को फॉलो किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द भारतीय जनता पार्टी। ये 1980 के अंदर सामने आई। 1980 में इसका फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहली चीज, कौन वो पर्सन थे जिन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी है उसका फॉर्मेशन किया? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनके जो कैंपेन्स थे,
ठीक है। उसके अंदर हमेशा डिस्कस किया गया एक पर्टिकुलर रिलीजन को, हमेशा फोकस किया गया हिंदुज्म को। आगे चल के जो हिंदू रिलीजन के लोग हैं उन्होंने भी इनको काफ़ी सपोर्ट किया, ठीक है। सोशल पॉलिटिक्स के अंदर या नेशनल डिफेंस को लेकर के दे वर वेरी सीरियस। अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमेशा ये फोकस करते थे, सपोर्ट करते थे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को, इसीलिए इनको आगे चल के इनफॉर्मली नोन एज द संघ परिवार। कौन सा संघ परिवार? आरएसएस। आरएसएस कौन सा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये एक तरीके का रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है लोगों के सपोर्ट में, लोगों की हेल्प करता है, ठीक है। हालांकि कुछ लोग इसको एक तरीके से काफ़ी डिसग्रेस करते हैं, बोलते हैं कि हिंदुत्व के लिए काम करता है, जबकि ऐसा नहीं है। सब रिलीजन को एक सेक्युलर नेशन में अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाने का परमिशन है, अगर वो कोई भी काम कर रहे हैं पीसफुली। तो हालांकि हमारे देश के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, धर्म को बहुत अलग तरीके से देखा जाता है, बट आपका कंसेप्ट यही क्लियर होना चाहिए कि अगर आप सेक्युलर नेशन में रह रहे हैं तो यू हैव द राइट्स टू प्रोपोगेट योर रिलीजन। आप अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। सो ऐसे ही लोगों का एक ग्रुप था एंड दे हैव डन दिस के ठीक है, लोगों की हेल्प करेंगे, जो भी जरूरत होगी, जरूरतमंद है उनकी हेल्प करेंगे। तो इन्होंने जो आरएसएस है उन्होंने अपना काम किया, ठीक है। अच्छा समझिए एक और चीज, शुरुआत में जैसे मैंने आपको कहा, अभी बताया कि अगर आप इसकी शुरुआत देखें तो ऐसे ही हुई थी। क्या हुआ था? एक राइटिस्ट विंग था, मैंने आपको बताया था ना, लेफ्टिस्ट है, राइटिस्ट है, तो राइटिस्ट विंग था जिसका नाम था जनसंघ। जनसंघ, ठीक है, भारतीय जनसंघ। उस जनसंघ के अंदर बहुत सारी और पॉलिटिकल पार्टीज मिलती गई, और जब इनको लगा कि कांग्रेस पार्टी अच्छे से काम नहीं कर रही है इन द ईयर 1977, तो उस टाइम पर ये जनसंघ के अंदर बहुत सारे लोग जुड़ गए, बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ गई, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जुड़कर के अगेंस्ट होगी कांग्रेस के। बट ड्यू टू सम रीजंस ये जो जनसंघ टूट गया। इस एक जनसंघ का जो सबसे बड़ा हिस्सा बना वो बना भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनसंघ जो था, नाउ इट हैज सेपरेटेड फ्रॉम, और it can be we can divide this into two parts. Bharatiya Jansangh was there, or rest of the political party which were leftist or which someone are rightist, और कुछ centralist थे। तो भारतीय जनसंघ टूट गया, बीजेपी में कन्वर्ट हो गया, एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके फाउंडर थे, मान के चलना, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ही आइडियोलॉजी था। हमने यहां पर ये जो 1980 बोला है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का है। इसके पहले भारतीय जनसंघ था, मैंने आपको बता दिया। आगे चल के टूट गया, और टूटने के बाद में इनके बीच में आइडियोलॉजिकली कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ना, ठीक है, इस कारण से टूटा था। आगे देखिए, जब से इसका फॉर्मेशन हुआ, बीजेपी बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो, टफ चैलेंज बन के सामने आया कांग्रेस के सामने। क्यों आया? क्योंकि इसके अलावा इसके पास कोई, मतलब कांग्रेस के सामने कोई चैलेंज ही नहीं था। दूसरा सबसे बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी, और अब तो शायद तुम्हें पता भी होगा, लास्ट 2014 से 2014 से लेकर अभी तक 2021 खत्म होने को है, इसमें जो बीजेपी है उसने अपनी पावर को शो किया है। देश के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने शो किया अपनी पावर को, हालांकि डिसीजंस कुछ गलत रहे, कोई बात नहीं, चलता है। देखो आगे देखिए, क्रिटिसाइज तो करेंगे हम। आगे देखिए भैया, यहां पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इनका कॉलिजन रहा। हमने देखा था यूपीए की गवर्नमेंट, तो यूपीए वाले यही हैं। लगभग इंडियन पॉलिटिक्स में दे हैव क्रॉस्ड 40 ईयर्स, लगभग 40 साल। क्यों? 1980 से लेकर 2020 तक की बात करें तो लगभग 40 साल से ये हैं। एंड नो डाउट इनका और कांग्रेस का एक टफ कंपटीशन लगातार चलता आया है। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो ऑलवेज दे फोकस्ड ओवर द हिंदुत्व। ये कोई गलत बात भी नहीं है कि हिंदुत्व के बारे में अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो मैं क्यों गलत नहीं बोल रहा हूं। हालांकि मैं एज अ टीचर अगर आपको गाइड करूं तो मुझे सेक्युलर होने की बात करनी चाहिए, लेकिन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास में राइट है कि वो जिस भी चीज को फॉलो करते हैं उसके लिए वो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू रिलीजन से बिलोंग कर रहा हूं दैट इज वाई मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूं। मैं आपको उस फंडामेंटल राइट से अवेयर कराना चाह रहा हूं जिसमें आपको परमिशन दी गई है कि
इफ यू आर प्रोपोगेटिंग और यू आर स्प्रेडिंग योर रिलीजन तो दैट इज नॉट रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट है, जिस रिलीजन को, जिस प्रैक्टिस को आप करना चाहें वो कर सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर यही क्वेश्चन मार्क लगता है बार बार कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये हमेशा हिंदुत्व की बात करती है, और कांग्रेस के साथ में ये टैग जुड़ा हुआ है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द सेक्युलरिज्म। देन व्हाट वाज दैट जो हुआ था 1947 में, कि आपने मुस्लिम्स को यहां से अलग जाने दिया, तो हाउ यू वर सेक्युलर, आप कैसे हैं? ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग द क्वेश्चन टू एनीवन बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, क्योंकि तुम्हें लग सकता है कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूं, बट ऐसा है नहीं। मैं सिर्फ ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि इनके ऊपर जो क्वेश्चन लगते हैं वो क्वेश्चन वही लगाते हैं जो शायद थोड़े से कम समझदार हैं। चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, आगे देखिए। हिंदुत्व की बात करते हैं, और हिंदुत्व मीन्स जहां पे हिंदुज्म को आप फॉलो करें, हिंदू कल्चर को आप फॉलो करें। ठीक है, ये हमेशा से, अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दीजिए आप, हालांकि जम्मू एंड कश्मीर भी अब तो इसमें जुड़ेगा, इन्होंने हर जगह पर एक कॉमन सा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्होंने इम्पोज किया है, लगाया है, और इसी सिविल कोड के हिसाब से बात करें तो दे हैव एक्चुअली यूनाइटेड ऑल द कंट्री। अब से पहले तक JNK हमारे पास में नहीं था, बट नाउ JNK इज ऑल्सो द रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। पहले तक तो ये डाउट था कि इसको क्या कहा जाए। अगर हम बात करें 2004 से 2014 तक की, तो 2004 से पहले और 2004 के बाद से, 2004 के पहले तो ऑब्वियसली हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और लाल कृष्ण आडवाणी जी डेप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत ही फेमस नाम है दोनों ही। उसके बाद अगर थोड़ा सा गैप देखें 10 साल का, 2014 तक का, मनमोहन सिंह जी, हालांकि काफ़ी अच्छे स्कॉलर हैं, मैंने अभी आपको बताया कि इंडियन मॉडर्न जो इकोनॉमिक्स है उसके फादर हैं। फादर ऐसा फादर नहीं, ऐसा फादर मानो आप कि उन्होंने उसको रखा है सामने। काफ़ी स्कॉलर हैं, काफ़ी बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं। उसके बाद मतलब ये वो फेमस नेम है जिनको वास्तव में राजनीति में होना चाहिए, एंड दे हैव द गट्स के कुछ अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। फिर अब जाके 2014 के बाद से बात करें तो नरेंद्र मोदी, एंड उसके बाद में जो दूसरे हमारे स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर तो नहीं कहूँगा, लीडर्स हैं, वो आए हैं। ठीक है, इस राजनीति में। आगे देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ऑब्वियसली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का पार्ट रहे हैं, NDA का पार्ट रहे हैं, जिसको आप बीजेपी प्लस भी कहते हैं, बीजेपी प्लस। तो बीजेपी तो पॉलिटिकल पार्टी होगी, ये प्लस का मतलब वो जो दूसरी सेवरल छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी जिनको सपोर्ट करती हैं, जो पहले से अलायंस करके बैठी है इनके साथ में। ठीक है, सो इट वांट द रियल लाइफ ऑफ इंडियन सिटीजन टू बी द गवर्नमेंट बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट बाय एनी रिलीजन टेक्स्ट। इट wants a developed nation to make India as a superpower, launch the second green revolution, peace with Pakistan beside promoting Hinduism। तो हिंदुत्व या हिंदुज्म को फॉलो करते हुए, हिंदुज्म को प्रमोट करते हुए पाकिस्तान के साथ पीस मेंटेन करना, ग्रीन रेवोल्यूशन दोबारा से लॉन्च करना, इंडिया को एज अ सुपर पावर देखना, इन सब चीज़ों का ड्रीम रहा है भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि अभी जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, इसके अलावा अभी ये जो सब्सिडीज हटा दी गई बहुत ही असेंशियल कमोडिटीज़ पे से, ये जो डिसीजंस हैं ये मॉडर्न इंडिया और सुपर पावर तो हमें नहीं बना सकते हैं फॉर श्योर। ठीक है, सब्सिडीज बिना इस चीज़ को जज किए हुए, आप कई सारी चीज़ें हैं लाइक रिजर्वेशंस हैं, आप बिना रिजर्वेशन आपने केवल जाति के नाम के आधार पर दे रखा है, वो प्रॉब्लम है। आपने कभी इसके ऊपर दोबारा सोचा नहीं, सोचा तो आप सोचते हुए रुक गए क्योंकि आपको अपनी सीट्स खोने का डर था। तो कई सारी चीज़ें हैं, बहुत ही डीप स्टडी चाहिए अगर आप सुपर पावर के तौर पर उभरना चाह रहे हैं, तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ अस, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। और कांग्रेस पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी नो डाउट आगे चल के तो देखेगी। देखिए आगे यहाँ पे, और अगर हम 2014 वाले इलेक्शंस की बात करें तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 282 सीट्स या 282 सीट्स जीती थी, और 2019 वाले इलेक्शंस में तो इन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 303 सीट्स दे हैव वॉन विदाउट देयर अलायंसेस, दे हैव वॉन द सीट्स और मेजॉरिटी इन लोकसभा। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब ऐसा कुछ हुआ। हालांकि इंदिरा गांधी जी के टाइम पर भी हुआ और नेहरू जी के टाइम पर भी हुआ, बट ये भी एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था कि पहली बार ऐसा कि इतनी सीट्स इनको मिली आउट ऑफ 545। गॉट इट। चलिए, तो इसके बारे में भी आपने पढ़ लिया, MCQs में आ जाए तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे बहुजन समाज पार्टी, हाथी। हाथी कौन सा? बहुजन समाज पार्टी का जो पॉलिटिकल सिंबल है दैट इज हाथी। एंड तुम जानते हो बहुजन समाज पार्टी के बारे में भी बहुत बार सुना होगा, और इवन नहीं सुना तो अब सुन लेना।
ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इस पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसका मेन इंटेंशन था कि ये जो कास्टिज्म झेलना पड़ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ रहा है, उसको झेलना ना पड़े। जब 13th लोकसभा इलेक्शंस हुए, उसमें से दे हैव वॉन द 14 सीट्स, ठीक है। तो पहली बार इन्होंने लगभग 14 सीट्स जीती। इसके जो लीडर थे, दो बड़े लीडर थे, एक था कंशीराम जी और एक थे मायावती जी। इन्होंने मिलकर के इनका फॉर्मेशन किया इन द ईयर 1984। बीएसपी का फॉर्मेशन कब हुआ? 1984। इस पार्टी का जो मेन बेस कैंप था या बेस था वो था स्टेट यूपी, उत्तर प्रदेश में इनका काम स्टार्ट हुआ, और आगे चल के धीरे धीरे इन सबको अपना टारगेट बनाते हुए इन्होंने, टारगेट तो नहीं कहना चाहिए मुझे, अदरवाइज आप कहोगे क्रिटिसाइज कर रहा हूं मैं, इन लोगों के उत्थान के लिए, इन लोगों के भलाई के लिए, समाज से बुराइयों को दूर करने के लिए तो ऐसे में अलग अलग स्टेट्स में इनका एक तरीके से आप कह सकते हो एंट्री हुई, जिसमें एमपी आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है, दिल्ली एंड पंजाब। इन जगहों पर भी इन्होंने भी अपना जो रोल था वो प्ले किया। इवन राजस्थान में भी कई जगह पर इनका रोल सामने आता है। यहां पे इन्होंने इंस्पिरेशन ली थी टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज। जो साहू महाराज है उनसे इन्होंने मतलब आप कह सकते हो इंस्पिरेशन ली, मतलब सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में बोलेंगे, हम किसी के साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे, अपने राइट्स के लिए डिमांड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर, ये वो लोग थे जिन्होंने मतलब जिनको इन्होंने फॉलो किया। जो बहुजन समाज पार्टी है उन्होंने इंस्पिरेशन इनके अलावा भी बी आर अम्बेडकर जैसे बड़े बड़े स्कॉलर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया है या पार्टिसिपेशन दिया है, उनके थॉट से भी दे वर इंस्पायर्ड। और इसके अलावा इनका मेन इंटेंशन था कि किस तरीके से इन कैटेगरीज को हम अपलिफ्ट कर सकते हैं और मेन स्ट्रीम में जोड़ सकते हैं। हालांकि इंटेंशन बहुत अच्छा था, बट इस इंटेंशन को अचीव करने के चक्कर में दे हैव टेकन द रॉन्ग स्टेप। इसमें देश की यूनिटी के ऊपर क्वेश्चन आना शुरू हो गया। जब आप किसी एक कम्युनिटी को स्पेशल प्रिविलेज देने की बात करते हो तो दूसरी कम्युनिटी के साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है। दिस वॉज द रीजन कि चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल कैटेगरी हो, पहली चीज एक कैटेगरी के बेस पर होना ही नहीं चाहिए। व्हाई डोंट वी स्टॉप दिस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी, और क्यों ना हम अबॉलिश कर दें कैटेगरी सिस्टम को ही, है ना, कर सकते हैं, और जिसके पास में जो क्वालिटी हो उस क्वालिटी के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाए। बट हमसे बहुत ज़्यादा स्कॉलर बैठे हैं राजनीति में, तो हम तो क्या ही सजेस्ट करेंगे, बच्चे हैं अभी हम तो। चलो आगे देखो, बी आर अम्बेडकर जी ने उनके ओपिनियन से काफ़ी प्रभावित थे, कास्टिज्म को अबॉलिश करना था, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के अगेंस्ट में भी इन्होंने ये जो पार्टिसिपेशन है या फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी है उसको इन्होंने किया, सामने रख के लेकर आए इन्होंने। नाउ इट इज दे वांटेड टू अपलिफ्ट द बहुजन समाज, मेजॉरिटी कास्ट बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। देखिए, नाउ इट वांट टू अपलिफ्ट द बहुजन मेजॉरिटी कास्ट एंड प्रमोट्स सर्व समाज, होल सोसाइटी। कितना अच्छा टारगेट है, कितना अच्छी लाइन है। देखिए इसमें लिखा है, इन्होंने कहा कि बहुजन समाज का मतलब एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जो कि अपर कास्ट से बना हुआ है, और वो जो अपर कास्ट है, मतलब अपर कास्ट नहीं कहना चाहिए मुझे, मेजॉरिटी क्लास कहना चाहिए। और मेजॉरिटी क्लास क्या कर रही है, दे आर अपलिफ्टिंग, ट्राइंग टू अपलिफ्ट द ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरीज। इनको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये अपने समाज में बदलाव लाना चाह रहे थे और सर्व समाज को क्रिएट करना चाह रहे थे। सर्व समाज मतलब सब जगह पर इक्वालिटी हो। इसके अलावा जब हम 2019 की इलेक्शंस की बात करते हैं तो दे हैव वॉन 10 सीट्स। टारगेट कितना था कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए? एटलीस्ट 4 सीट्स। तो दे हैव वॉन 10 सीट्स एंड हाउ मेनी परसेंटेज? 3.63%। ये तो हो गया लोकसभा के लिए वो शर्त। इसके अलावा तुम्हें वो भी पता होगा ना कि सीट्स चलो ठीक है कितने भी परसेंट आ रही है, बट स्टेट्स असेंबलीज में भी दे हैव टेकन पार्ट एंड उन्होंने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया। तो जो दूसरी वाली शर्त थी कि स्टेट असेंबलीज में इनके 6% वोटिंग होनी चाहिए, कम से कम 4 स्टेट्स में, दे हैव कंप्लीटेड दैट। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन ये मार्क्सिस्ट है, ठीक है।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ठीक है, मार्क्सिस्ट कौन है? जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। कार्ल मार्क्स कौन थे? एक स्कॉलर हैं, ठीक है, एक थिंकर हैं, पॉलिटिकल थिंकर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, रेवोल्यूशनरी भी हैं। तो कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग और जो कम्युनिस्ट पार्टी जिन्होंने बनाया उनकी आइडियोलॉजीज क्या है, लेट्स हैव अ लुक। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये सोशलिज्म को सपोर्ट करती है, सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है। हां, सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनलिज्म के अगेंस्ट में है और इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं कर सकते हो उसकी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और उसकी हैसियत के आधार पर। ये चीज इसने यहां पर बताई। शुरुआती तौर पर देखा जाए तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1964 में। पहली चीज याद रखना, पुरानी पार्टीज में से एक है। सोशलिस्ट क्या होता है, कंफ्यूजन अगर है तो सुन लो अच्छे से। सोशलिस्ट वो लोग होते हैं जो सोसाइटी में इक्वेलिटी की बात करते हैं। हमेशा सोसाइटी में जो लोग रिच हैं और जो लोग पुअर हैं उनके बीच का ये जो गैप है इसको खत्म करने की बात करते हैं सोशलिस्ट। तो इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। मार्क्सिस्ट इसलिए कहा है क्योंकि ये जो आइडियोलॉजी है ना कि सोसाइटी में सोशलिज्म फॉलो होना चाहिए, सोसाइटी में पुअर के पास में भी राइट होना चाहिए अमीर बनने का, वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी ही है। इसीलिए इनको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट कहा जाता है। ठीक है, याद रखें आगे। इन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने चाहिए और हमेशा डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या करते हैं, सोसाइटी के अंदर जस्टिस लाने की कोशिश करते हैं, हमेशा हेल्प करते हैं हर तरीके से सोसाइटी में हर एक सेक्शन को। ठीक है, इसके अलावा इस पार्टी ने जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज बनी थी उसमें भी बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले किया था। इन्होंने बताया था कि किस तरह से हाउ वी कैन डू द फ्री फ्लो ऑफ द कैपिटल्स गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनको सपोर्ट किया, मतलब आप कह सकते हो अपना पार्टिसिपेशन दिया। सीपीआई जो था हमेशा से उनको सपोर्ट मिला है वेस्ट बंगाल में, केरला में, त्रिपुरा में। और इसके अलावा जो पुअर कम्युनिटीज़ हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, या फिर और भी जो छोटा मोटा काम करते हैं किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, उन लोगों का भी काफ़ी इसमें सपोर्ट है। स्पेशली वेस्ट बंगाल में इनको कोई भी आज तक हरा नहीं पाया है 34 ईयर्स में। 2004 के इलेक्शंस की अगर अपन बात करें तो दे हैव सिक्योर्ड द 6% ऑफ टोटल वोट्स एंड 43 सीट्स इन लोकसभा। बहुत बड़ी बात है, 43 सीट्स ऑफ लोकसभा। और यहां पर अगर हम 2019 के इलेक्शंस की बात करें तो लगभग 1.75% वोट्स एंड 3 सीट्स दे हैव वॉन 2019 के अंदर। हालांकि इतना अब इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है एक बार, लेकिन क्योंकि रजिस्टर हो चुकी हैं तो ऐसा नहीं है कि इस बार इनको वोट नहीं मिले तो इनको हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो बने हुए हैं वो बने रहेंगे, ज़्यादा इसमें कुछ आएगा नहीं। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये अलग है, वो CPI-M था, नाउ इट इज CPI। इसका फॉर्मेशन हुआ 1925 में। 1977 तक, टिल 1977 ये एक तरीके से कांग्रेस का ग्रुप रही, उसके बाद में कांग्रेस के अगेंस्ट में हो गई। ठीक है, सीपीआई बिलीव करती है मार्क्सिज्म में, लेनिनिज्म में, सेक्युलरिज्म में, डेमोक्रेसी में। कैसे ये अलग है कम्युनिस्ट पार्टी से? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है मार्क्सिस्ट, उनसे कैसे अलग है? ये पहले बनी हुई थी, कांग्रेस का हिस्सा थी, लेकिन कांग्रेस से आगे चल के टूट गई 1977 में। ठीक है, उसके बाद ये अलग हो गई। इसके अलावा वही सेम चीज, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये एक तरीके से सोसाइटी में इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट थी, कम्युनिज्म के अगेंस्ट थी, तो ये भी बिल्कुल अगेंस्ट है। ये भी चाहते हैं कि वोटिंग्स और डेमोक्रेटिक मैनर में हो, जिससे कि हर एक जो पर्सन है उसका इंटरेस्ट यहाँ पे बचाया जा सके। इन्होंने कहा कि भैया आप हमेशा फॉरेन ट्रेड को क्या करो, कंट्रोल करो। ठीक है, हमारे इकोनॉमिक ऑर्डर को सुधारो और क्रॉप का इंश्योरेंस होना चाहिए, वही सारी चीज़ें। स्पेशली ये भी वहीं उन्हीं जगहों पर काम करती है जो जगह अभी हमने CPI में देखी। 2004 के अंदर 10 सीट्स थी इनके पास में, 2019 के इलेक्शंस में 2 सीट्स एंड अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 1% ऑफ टोटल वोट कास्ट दे हैड। और आगे चल के आगे चल करके जो लेफ्टिस्ट पार्टीज थी उनके साथ ये जुड़ जाती हैं एंड दे हैव टेकन पार्ट इन लेफ्ट विंग। ठीक है, इन्होंने लेफ्ट विंग में पार्टिसिपेट किया। ये है हमारा जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, NCP उसका सिंबल। और NCP का क्या कंसेप्ट है देख लीजिए जल्दी, लेक्चर काफी बड़ा हो गया ना, चलो इसको जल्दी देखते हैं। वापस से कांग्रेस के टुकड़े हुए, देखिए ये बहुत ही रिसेंट बनी हुई पार्टी है NCP। फॉर्मेशन 99 में कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट हुई है, टूट के निकली है।
डेमोक्रेसी, गांधीज्म, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस पे बिलीव करती है, इवन फेडरलिज्म को फॉलो करने की कोशिश करती है। इट ऑल्सो वॉन्ट्स टू हाई ऑफिशियल्स इन द गवर्नमेंट टू बी कन्फाइंड द नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स टू द ऑफ द कंट्री। मतलब इन्होंने कहा कि जितने भी हाई ऑफिशियल्स होने चाहिए वो देश के लोग ही होने चाहिए, कोई विदेशी व्यक्ति इसमें ना हो। दूसरी चीज, किसी की भी हाथ में आप अपनी सत्ता नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। इसका अगर आप इसके बारे में देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना जिसको आप कहते हो उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है इसका। मेघालय हुआ, मणिपुर हुआ, आसाम हुआ, वहां पर जाकर के ये काफी काम करते हैं। ये कॉलिजन पार्टी रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, अलायंसेस रहे हैं कांग्रेस के साथ में। 2004 में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का ये पार्ट बने, ठीक है। आगे चल के हालांकि ये पार्ट जो होते हैं टूटते जाते हैं, कभी यूपीए के साथ, कभी एनडीए के साथ ही चले जाते हैं। इसका नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है। आगे देखिए, एक छोटा सा और है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसको तृणमूल कांग्रेस भी कहा जाता है, टीएमसी भी कहा जाता है, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, ठीक है। तो देखिए, ममता बनर्जी ने लॉन्च की थी इस पॉलिटिकल पार्टी को 1998 में। बात समझना, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हम पढ़ रहे हैं 7, इनमें से 2 आपको पढ़ना है, 2 ही पूछी जाती है। तो कांग्रेस पूछा जाता है बोर्ड्स में, या आपसे पूछा जाता है बीजेपी, ये आ जाएंगे। अगर इनमें से रेस्ट ऑफ द 5 पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं तो ऐसे में आपको उनका फॉर्मेशन, उनके आइडियोलॉजीज और उनके लीडर, फाउंडर का नाम पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर इसमें बात करें तृणमूल कांग्रेस के लिए तो 1998, ममता बनर्जी, तुम जानते हो भैया इनका कोई टक्कर नहीं है, कोई जवाब नहीं है। वेस्ट बंगाल में 2011 की बात करें, इसके आगे की बात करें तो ये हमेशा पावर में रहे। इसके अलावा 2016 में नेशनलिस्ट पार्टी बन के सामने आए। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में इनका पावर है, डंका बजता है भैया। एक और बात याद रखना, ममता बनर्जी जो इसका मेन इंटेंशन था इस पॉलिटिकल पार्टी का, वो ये था कि सोसाइटी के अंदर ये जो सेक्युलरिज्म लेकर आए, फेडरलिज्म लेकर आए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जातिवाद में उलझ गए। धर्म को आधार बनाकर के इन्होंने इलेक्शंस लड़ना शुरू किया और नो डाउट दे हैव सक्सीडेड। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बार बार ये बोलना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैं किसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जनरल इलेक्शंस की बात करें, 2019 की बात करें तो अप्रॉक्स 4.07% वोट्स इनको मिले, लेकिन 22 सीट से लेकर के ये एक और 4th लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन गए लोकसभा के अंदर 2019 में। क्योंकि जो स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, मणिपुर की बात कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, त्रिपुरा की बात कर रहे हैं, इन स्टेट्स में दे हैड द मेजॉरिटी, दे हैड द पावर, एंड इसी कारण से इनको एज अ 4th लार्जेस्ट पार्टी वी हैव सीन, हमने देखा इनको एज अ लार्जेस्ट पार्टी, 4th लार्जेस्ट पार्टी। तो इस तरह से लगभग हमने हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वी हैव कंप्लीटेड, इन अचीवमेंट्स को हमने देख लिया, हमारे टास्क लगभग देख लिए। आप लोग भी कोशिश करें कि इन सब चीज़ों को एक बार रिवाइज करें। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना एक बार फिर से। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आगे फिर बढ़ते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।